नमस्कार, स्वागत है आपका कम्युनिटी निवेश में, जहां हम आपके कम्युनिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आपको अगर कोई भी आपके पास सवाल है कम्युनिटी मार्केट से जुड़े हुए, तो आप हमें सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम भेजें, शहर का नाम भेजें, फिर अपना पूरा सवाल भेजें। लेकिन चलिए, सबसे पहले बात आज होगी मानसून की, क्योंकि मानसून की रफ्तार अब धीमी होती दिख रही है। जून के हफ्ते में हमारे साथ आर.के. जेनामनी साहब हैं, सीनियर साइंटिस्ट है आईएमडी से। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या हुआ, मानसून तो समय से वक्त से पहले आ गया था केरल में 3 दिन पहले। क्या वजह है कि अब मानसून की रफ्तार धीमी होती दिख रही है? जेनामनी साहब, क्या वजह है कि मानसून की रफ्तार धीमी होती दिख रही है? नहीं, देखिए, अभी तक जो स्थिति है कि जो रेनफॉल का एक्टिविटी मेनली कर्नाटक और पेनिनसुलर इंडिया में जहां मानसून कवर हुआ है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आगे रेनफॉल जो कम आ रहा है एक्चुअली, तो आगे तो इसीलिए मानसून का आगे हम लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। और एक्टिविटी जो है, जो एरिया में जाने का है, जैसे महाराष्ट्र हो या रायलसीमा, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, अभी इन एरिया में अभी कुछ इंडिकेशन आ रहा है कि रेन जो है 9 तारीख से बढ़ेगा, बट वी आर मॉनिटरिंग एक्चुअली। ओके सर, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, ये कुछ खास बड़े एक्ट है, यहाँ कब तक मानसून के एंट्री की उम्मीद की जाए? नहीं, अभी तो डेट राजस्थान और मध्य प्रदेश का तो नॉर्मल डेट ही बहुत लेट है, तो इसीलिए उसका तो अभी तक हमारा नहीं आता है मॉनिटरिंग कैटेगरी में, जो 7 डेज का हम बात करते हैं। तो मेनली जो दक्षिण महाराष्ट्र का अभी चल रहा है कि हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पेनिनसुलर इंडिया का है, जो चाहे आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, ये जगह पर भी हम देख रहे हैं, उड़ीसा का भी देख रहे हैं, बट ऐसे कोई इंडिकेशन अभी नहीं है नेक्स्ट 3 डेज तक। अगले 3 सर, अगले हफ्ते के लिए क्या उम्मीद करें कि क्या सेकेंड वीक में, क्या जून के जो दूसरा हफ्ता होगा, यहाँ से रफ्तार पकड़ सकता है क्या मानसून? नहीं, देखिए, अभी तक जो रेन का जो आ रहा है, जहाँ कवर है वहाँ तो जैसे कल हो, यस्टरडे था, कल बहुत अच्छा एक्टिविटी था कर्नाटक में, वाइड स्प्रेड था, तमिलनाडु, केरला, वो अच्छा रेन हो रहा है। लेकिन जो हीट वेव का अभी जो नया स्पेल शुरू हुआ है 4 तारीख से, उत्तर भारत में, केंद्रीय भारत में, जैसे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा, बहुत बड़ा बेल्ट में शुरू हुआ है। टेम्परेचर 44-46 चल रहा है, तो ये तो अभी 8 तारीख तक चलेगा। तो इसलिए अभी मैक्सिमम अटेंशन हीट वेव के ऊपर है, और अभी मानसून का कोई हम लोग ऐसे मतलब डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि एक्टिविटी कम है एक्चुअली। ओके सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ महेश पलावट साहब भी हैं, स्काईमेट के साइंटिस्ट है। सर, क्या लग रहा है, मानसून की रफ्तार क्यों धीमी पड़ गई है? स्काईमेट का क्या अनुमान है? देखिए, जैसे मौसम विभाग के डीजी साहब बता रहे हैं, वो सही है कि जो मानसून है उसकी सर्ज थोड़ी सी कमजोर पड़ी है। मानसून तो समय से पहले कई राज्यों में पहुंच चुका है, लेकिन मानसून की जो अभी कह सकते हैं, कोई वेदर सिस्टम ऐसा नहीं बना अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में जो मानसून सर्ज को थोड़ा बढ़ाए। इसीलिए आगे भी अगले कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं लग रहे साउथ पेनिनसुला में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अच्छी बारिश जारी रहेगी। और ये प्री मानसून एक्टिविटी जब शुरू हो सकती है 2-3 दिनों में महाराष्ट्र के कई इलाकों में, आंध्र, तेलंगाना और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, लेकिन जो झमाझम बारिश होती है, जो मानसून की जो सबको पता लगता है कि हाँ मानसून आ गया है और तो इतनी तेज बारिश हो रही है, वो उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। ओके जेनामनी साहब, अब आपसे आखिरी सवाल मेरा ये होगा, अभी पिछले 2-3 सालों से देखने को मिल रहा था कि मानसून आखिरी के 2 महीने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, अगस्त, सितंबर, और या एक्सटेंडेड बारिश भी होती है मानसून सीजन के बाद भी। क्या इस साल भी यही तो नहीं होने वाला? हालांकि इस साल अनुमान था कि जून जुलाई में अच्छी बारिश होगी, लेकिन जिस तरह से रफ्तार धीमी हुई है, क्या ऐसा अनुमान तो नहीं है कि फिर से अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक बारिश की स्थिति अच्छी रहेगी? देखिए, ये जैसे कोई अगर मीटरोलॉजी में कोई ज्ञान है तो ऐसे कंपेयर करना और इतना लंबा बोलना, दैट ऑल्सो मानसून और पोस्ट मानसून, बहुत मैं सोचता हूँ कि इरेस्पॉन्सिबल कमेंट होगा। मैं तो यही बोलूंगा कि हमारे पास जो इंडिकेशन है, जैसे बात हो रहा था कि जो अभी है, मतलब चाहे 10 जून तक है, जो भी है, बस यही है कि अभी ऐसे कोई मेजर सिस्टम नहीं है, क्योंकि मानसून ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि लंबा बोलना भी गलत बात है और मिसलीडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगले हफ्ते फिर से आपसे सर बात होगी, उम्मीद करते हैं फिर नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। महेश पलावट साहब, अब आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, क्या लग रहा है, क्या सेकेंड हाफ उसमें ज़्यादा बारिश की आप उम्मीद कर रहे हैं अगस्त सितंबर के महीने में?
देखिए, अगर इस समय का जो हम देखें कि मानसून का जो अपडेट है और जो ग्लोबल पैरामीटर है जो मानसून को ड्राइव करते हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ला नीना कंडीशन अभी बनी हुई है। तो जून में के हालांकि अभी कोई वेदर सिस्टम नहीं बना, इसलिए जून में बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन जून के सेकेंड हाफ में और जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो ला नीना कंडीशन बनी रहेगी, उसके बाद न्यूट्रल कंडीशन आ सकती है। तो अगस्त और सितंबर में जितनी बारिश होती है उससे थोड़ी कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर के नॉर्मल मानसून की स्थिति बन रही है। तो जून के सेकेंड हाफ और जुलाई में काफी अच्छी बारिश की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। ओके सर, अब आखिरी सवाल पलावा साहब आपसे हो, मुंबई और दिल्ली सबसे ज्यादा दर्शक यहाँ, हमारे दर्शक यहीं पे हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं कि मुंबई में कब होगी मानसून की एंट्री और दिल्ली में कब तक होगी। देखिए, मुंबई में तो मानसून 9-10 तारीख तक पहुंचता है। तो इस बार जो बारिश है वो 8-9 तारीख से प्री मानसून बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और उसके बाद मतलब 2-3 दिन के अंदर यानी कि 10 से 12 के बीच में कभी भी मानसून पहुंच सकता है। लेकिन जो शुरुआती दौर में मानसून की बारिश बहुत अच्छी मुंबई को नहीं मिलेगी, लाइट रेन, पैची रेन ही रहेगी। तो मतलब 15 जून तक तो इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ एक्टिविटी होगी। मानसून आने के बाद भी बहुत अच्छी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। और दिल्ली में अभी से कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी ईस्ट इंडिया में ही नहीं पहुंचा है मानसून। वैसे 27 जून है तो 2-3 दिन आगे पीछे मानसून की बारिश हो सकती है, लेकिन 10 या 11 तारीख से प्री मानसून गतिविधि फिर से शुरू हो सकती है। दिल्ली में जो हीट वेव है वो अगले 2-3 दिनों तक रहेगी और 9-10 तारीख में टेम्परेचर थोड़े से कम होंगे, 40 के ऊपर ही रहेंगे लेकिन थोड़े कम होंगे। और 11-12 तारीख से उम्मीद है कि प्री मानसून गतिविधियां जैसे कि धूल भरी आंधी, बौछारें और मेघ गर्जना ये सारी हो सकती है, जिससे कि काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी। जी, शुक्रिया शुक्रिया पलावा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, ये तो मानसून की बात हुई और वापस से अब कुछ और एग्री मार्केट की खबर बता देते हैं। व्हीट और पाम तेल को लेकर क्या खबर थी? व्हीट को लेकर खबर ये है कि आज शिकागो फ्यूचर्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 4 हफ्ते का जो निचला स्तर था गेहूं फ्यूचर्स का, वहां से कीमतों में तेज़ी देखने को मिली है और ये 10.8 बुशेल के पार आज निकल गया। करीब करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। और 2022-23 में अब ग्लोबल ग्रेन प्रोडक्शन को लेकर ये अनुमान है कि ग्लोबल ग्रेन प्रोडक्शन इस साल 160 लाख टन कम रहने का अनुमान है और इसमें सबसे ज़्यादा जो डेफिसिट है वो राइस और व्हीट, गेहूं और चावल को लेकर ही है। उस वजह से यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा। पाम तेल को लेकर खबर ये है कि पाम तेल का जो इंपोर्ट है इंडिया का वो मई के महीने में 7 महीने में सबसे ज़्यादा है। हालांकि यही वो महीना था इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट बैन किया गया था, लेकिन उसके बाद भी बाकी देशों ने इसकी भरपाई की। थाईलैंड और मलेशिया से जमकर एक इंपोर्ट भारत में हुआ, उस वजह से यहाँ पर 7 महीने में सबसे ज़्यादा पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है और मलेशिया में पाम तेल के भाव भी रिकॉर्ड स्तरों के आसपास पहुंच गए। लेकिन अब अपडेट ये है कि इंडोनेशिया से भी एक्सपोर्ट अब शुरू हो चुका है। चलिए, तो कुछ एग्री मार्केट की खबरें थी जो हमने आपको बताया, लेकिन अब वक्त हो गया सवाल जवाब शुरू करने का और हमारे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं। मनोज कुमार जैन हैं, हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। आपका स्वागत है मनोज जी। और साथ ही भूपेश शर्मा साहब है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, सवाल जवाब से ही शुरुआत करेंगे। करुणेश जी हैं पहले कॉलर, हरिद्वार से, उत्तराखंड से इन्होंने सवाल भेजा है। एल्युमिनियम का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। मनोज जी, क्या सलाह देंगे एल्युमिनियम पर इनको? नमस्कार विश्वमोहन जी, हम एक बेहद दायरे में जो है बेस मेटल्स में ट्रेड देख रहे हैं, लेकिन गत सप्ताह में जब ये खबरें निकल कर आई चाइना में जो कोविड-19 लॉकडाउन से वो रिस्ट्रिक्शंस ईज हो रहे हैं, उसके बाद से बेस मेटल्स में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। यहाँ पे एलएमई वेयरहाउस इन्वेंट्रीज जो है वहाँ पे हम लगातार गिरावट देख रहे हैं, जिसके चलते कीमतों में सपोर्ट बने हुए हैं। वहीं कच्चे तेल की कीमतें भी मजबूती दिखा रही है, वह भी कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम और जिंक की कीमतों को सपोर्ट कर रही है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम में 230 से 228 के रेंजेस में अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 240, 242 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। बाय एंड डिप्स की रणनीति यहाँ की जा सकती है। 234 तक के अगर स्तर मिले तो बाइंग की जा सकती है। 231 का एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में 240 तक के लक्ष्य यहाँ लेकर के चल सकते हैं। चलिए, हमारे अगले दर्शक है सुरजीत का सवाल है, दिल्ली से हैं। इनका सवाल है कि 3 लॉट जिंक इन्होंने 336 रुपए 50 पैसे पर शॉर्ट कर रखा है, अभी प्रॉफिट में है। 333 के आसपास चल रहा है एमसीएक्स पर भाव। भूपेश जी, क्या करें ये अब? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। इनको 336 रुपए 50 पैसे में जो शॉर्ट किया हुआ है, इनको या तो अपना अभी करंट भाव पे मुनाफा बुक करना चाहिए, अन्यथा इनको 337 रुपए 50 पैसे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए।
और नीचे में मुझे जिंक का भाव ज्यादा 331 रुपए 50 पैसे के नीचे जाता हुआ समझ नहीं आता। ओके, चलिए अब अगला सवाल राज का है, राजस्थान से। चांदी में इंट्राडे के लिए टारगेट जानना चाह रहे हैं। मनोज जी, चांदी का इंट्राडे का टारगेट क्या है? आज शाम के सत्र में इंटरनेशनल मार्केट से कोई डेटा नहीं है और हम देख रहे हैं कि जो डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रही है। हम ऑलरेडी यहाँ लगभग 1000 रुपीज की रैली जो इंट्राडे में देख चुके हैं। कहीं भी कीमतें अगर 62,800-900 की रेंजेस में आए तो वहां पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। चलिए अगले दर्शक है आलोक तिवारी हैं, क्रूड और नेचुरल गैस पर राय जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी क्या सलाह देंगे क्रूड और नेचुरल? देखिए, नेचुरल गैस में अभी तक आज के सत्र के लिए शाम को भी तेजी समझ आती है, इसलिए मैंने एक कॉल भी शेयर किया है आपके साथ कि 690 का कॉल लेना चाहिए। 51 रुपए 50 पैसे पर ऑप्शन खरीदना चाहिए 690 रुपए का, और 51 रुपए का इसमें 51 रुपए 50 पैसे का भाव चल रहा है। 45 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इसमें, और ऊपर में लगभग 57 रुपए और 61 रुपए के टारगेट इसमें रखने चाहिए। अगर मैं वायदा की बात करूं तो 693 रुपए 70 पैसे का करंट भाव है। अभी इसमें करंट भाव पर भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। 685 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 703 रुपए से लेके 710 रुपए तक के टारगेट शाम के सत्र में देखे जा सकते हैं। ओके, यानी आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, या तो ऑप्शंस के जरिए जाएं जहां पर 690 के स्ट्राइक के ऑप्शन के साथ जाएंगे, 51 के आसपास का भाव चल रहा है, 57 से 61 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, और 55 से 61 का और 47 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा ले। या फिर आप फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी ट्रेड करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। दोनों ही फ्यूचर्स में तो कम से कम जरूर लगाए। 685 रुपए का 693 के आसपास चल रहा है, 703 से 710 का टारगेट देखने को मिल सकता है। क्रूड को लेकर आपने क्या टारगेट दिया था भूपेश जी, मैं मिस कर गया? जी, क्रूड में अभी 9263 रुपए का करंट भाव है। क्रूड का अभी सेशन सुबह से लेके अभी तक का सेशन एक बहुत छोटा रेंज में सेशन चल रहा है, जिसमें 9325 रुपए से लेके अभी नीचे में 9225 रुपए तक की रेंज है। आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने पर ही ट्रेड करने पर बहुत अच्छा इसमें मुनाफा मिलेगा। बाकी अभी ओवरऑल ट्रेंड क्रूड का पॉजिटिव साइड है। ओके, ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन इन दोनों जो ब्रेकआउट लेवल इन्होंने बताया कि 9325 9325 से 9225, ये 100 रुपए के रेंज में घूम रहा है। दोनों ही साइड में जिस रेंज से ब्रेकआउट हो उस तरह का ट्रेड आप बना सकते हैं। क्रूड पर आपकी रणनीति क्या होगी मनोज जी? क्रूड ऑयल में यहाँ ऊपरी लेवल पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है विश्व मोहन जी। हालांकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, लेकिन आज मेरा मानना है कि यहाँ पे जो लोअर रेंज है 9200 220 वो टेस्ट हो सकती है। तो अभी यहाँ पे अगर 9330 के ऊपर कीमतें सस्टेन हो तो ही बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए, नहीं तो उछाले में बेच सकते हैं नीचे में 9220 तक के लक्ष्य के लिए। ओके, बिल्कुल साफ रणनीति है दोनों ही जानकारों की। या तो उस जो 92 से 25 से 93-25 का जो लेवल बताया उसके ऊपर ही वो बेचने की सलाह दे रहे हैं। तो ये व्यू है दोनों ही जानकारों का। चलिए अब आगे बढ़ते। ज्योति हैं अगले कॉलर, जिनका सवाल है गोल्ड क्या अभी खरीदना सही फैसला होगा क्या, या नीचे इससे सस्ता भी मिल सकता है? भूपेश जी, आपको टेक्निकली क्या लग रहा है, गोल्ड क्या इससे सस्ता दिख रहा है क्या? हमें अभी, और इसमें अभी खरीद कर इसका स्टॉप लॉस 50,840 का मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में 51,400 ये तो वायदा की बात हुई। हाजिर में क्या करना चाहिए मनोज जी, क्या लग रहा है? हाजिर के अगर ये खरीदार हैं ज्योति, तो ज्योति को क्या सलाह देंगे? क्या इनको नीचे मौका मिलेगा खरीदने का? भी मेरा मानना है कि वर्तमान लेवल पे भी बाइंग कर सकते हैं। एटलीस्ट इनका जो बाय करना चाह रहे हैं उसका 50% है। शायद आपके ऑडियो में सर कुछ दिक्कत हो रही है। जब भी आप टारगेट बताने की कोशिश करते हैं उस समय ऑडियो गायब हो जा रहा है। लेकिन इतना मैं सुन पाया कि 50% आप मौजूदा लेवल पे खरीद ले और 50% के लिए आप वेट कर सकते हैं। ये सलाह आप देने की कोशिश कर रहे थे। चलिए वापस से आप दोबारा जोड़ेंगे मनोज जी को। अगले सवाल का जवाब ले लेते हैं। कैलाश जी हैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से। कॉटन केक में 1 महीने का नजरिया जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी, कॉटन केक में 1 महीने में क्या लग रहा है, कहां जा सकता है, किस तरह के रेंज की उम्मीद करें कैलाश जी? जी, कॉटन केक में अभी पिछले 2 से 3 सत्र में ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी देखने को मिली है। भाव नीचे 2800 से लेके अभी 2900 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में जैसे 1 महीने का हम नजरिया लेना चाहते हैं तो इसमें लगभग
3050 से लेके और 3150 रुपए तक के भाव आसानी से देखने को मिलेंगे। सर अगर कोई वायदा में ट्रेड कर रहा है तो स्टॉप लॉस क्या सलाह दे रहे हैं लगाने की? जी, अगर कोई वायदा ट्रेड कर रहा है तो 2820 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहता है कॉटन केक का। ओके, 3050 से 3150 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। 2820 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, ताकि आप भूपेश जी को ब्लेम नहीं कर सके इनकेस अगर मार्केट में कुछ अगर इनके टारगेट अचीव नहीं होते तो ये स्टॉप लॉस सब जरूर लगा के चले। चलिए अगले दर्शक है परवीन है सांगली से। ये सोयाबीन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं जुलाई महीने तक के लिए। हालांकि वायदा में तो ट्रेड हो नहीं रहा है। भूपेश जी आप ट्रैक करते हैं क्या सोयाबीन? जी सर, मैं हाजिर के बाजारों को अभी देखा जाए तो इंटरनेशनल बाजारों को जरूर ट्रैक करता हूं। तो इंटरनेशनल बाजारों को देखते हुए सोयाबीन में अभी एक अच्छी खासी रैली पिछले दिनों में शिकागो के मार्केट में देखने को मिली है। इसलिए यहाँ के बाजारों में भी मुझे ओवरऑल सोयाबीन का बाजार मंदा समझ नहीं आता। आने वाले दिनों में इंटरनेशनल बाजारों में एक अच्छी खासी तेजी समझ आती है। इसलिए यहाँ के बाजारों में अगर किसी ने हाजिर में ले रखा है तो उसको जरूर से होल्ड रखना चाहिए। ओके, तो ये भी हुए हैं भूपेश जी का सोयाबीन को लेकर। चलिए अगले दर्शक है इसके हैं इंदौर से, हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं ये। गोल्ड मिनी में क्या ट्रेड करे, कैसे ट्रेड करे, जानना चाह रहे हैं। गोल्ड मिनी 5 जुलाई को का जो एक्सपायरी वाला गोल्ड मिनी है उसका भाव 51,030 रुपए पे है। करंट भाव करीब करीब 70 रुपए ऊपर है। क्या करना चाहिए भूपेश जी इनमें, गोल्ड मिनी में? जी, गोल्ड मिनी और गोल्ड बड़े दोनों का ही ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव बना हुआ है, और मैं ऐसे बोलूंगा इसमें अभी भी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए, लेवली का सौदा ही रखना चाहिए। नीचे में जब तक गोल्ड 50,800 के नीचे नहीं जाता तब तक इसमें अपनी लेवली बरकरार रखनी चाहिए। ऊपर में 51,400 और ऊपर में उसके ऊपर आने वाले दिनों में 51,600 से 650 तक के भाव आसानी से देखने को मिले। तो 50,800 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर ले खरीदारी की। जी जी चलिए अब अगले दर्शक हैं पवन हिसार से हैं। कॉटन केक पर है। कॉटन केक का हालांकि भूपेश जी ने टारगेट दे दिया है 3050 से 3150 का। 2820 का स्टॉप लॉस लगाने की भी सलाह दी है। अब मनोज जी से जानते हैं। मनोज जी कॉटन केक में क्या करना चाहिए पवन को, क्या लग रहा है? बिल्कुल यहाँ पे मजबूती लग रही है और हमने अच्छी बढ़त पिछले 2 सेशन में आते हुए देखी है विष्णुमोहन जी। अगर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3000 से 3030 तक के स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 2850 से 2900 की रेंज में बाय कर सकते हैं। 2820 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में यहाँ पे 3000 से 3030 तक के जो लक्ष्य है वो देखने को मिल सकते हैं। तो इनको भी लगता है कि ऊपर की तरफ भाव थोड़े यहाँ से जा सकते हैं। चलिए आगे अब अगला सवाल ले लेते हैं। विकास है उज्जैन से। हल्दी ने क्या 8000 का बॉटम बना लिया, अब यहाँ से तेजी दिख रही है आपको? मनोज जी क्या राय है हल्दी को लेकर? हल्दी में हम देख रहे हैं कि 7800 के आसपास यहाँ पे मजबूत सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और जब तक 7800 के सपोर्ट्स लेवल होल्ड है यहाँ पे बड़ी गिरावट जो है अब देखने को नहीं मिल रही है। हमारा मानना है कि ग्रेजुअली जो है कीमतें वो थोड़ी बढ़त दिखाती हुई नजर आएगी, और अगले 1-2 महीनों में फिर एक बार यहाँ 8600 8800 तक के भी स्तर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 7800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे बाइंग बने रहा जा सकता है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ सुधीर पटना से है। ये क्रूड ऑप्शंस पे है। भूपेश जी आपसे ही सवाल है। 8000 पी इन्होंने बाई कर रखा है 478 रुपए में। पुट ऑप्शन बाई किया है। नाउ अब ये 100 रुपए के आसपास आ गया है। इनको क्या करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए? काफ़ी नुकसान है क्योंकि क्रूड में इतनी तेज़ी आ गई है। क्या करें भूपेश जी अब? जी, जिस हिसाब से इन्होंने पूछा है कि पुट ऑप्शन खरीदा हुआ है, तो पुट ऑप्शन में जैसे जैसे एक्सपायरी की करीब आएंगे वैसे वैसे इनका टाइम डिके होता रहेगा। टाइम डिके के साथ साथ इनकी वैल्यू भी डिके होती रहेगी, और इसका भाव 0 होने के करीब संभावना रहेगी। इसलिए इनको जैसे ही मार्केट में कोई भी डिप आती है तो अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करके कोई नई पोजीशन बनानी चाहिए, और अभी एक बार इनको एग्जिट होना चाहिए। कोशिश करें जब भी डिप आए उसमें एग्जिट कर जाए, क्योंकि आगे इसके प्राइस और भी एक्सपायरी के नज़दीक कम होते चले जाएंगे। चलिए अगले दर्शक है राकेश हैं मेरठ से। मनोज जी से सवाल पूछ रहे हैं कि कॉटन का आउटलुक और प्राइस क्या होगा। मनोज जी।
कॉटन में हमने देखा है कि एक अच्छी गिरावट ऊपरी लेवल से देखने को मिली थी, उसके बाद यहाँ लोअर लेवल्स पर फिर एक बार सपोर्ट्स बनते हुए देखे हैं। मेरा मानना है कि यहाँ पे 44,800 के MCX कॉटन जून कॉन्ट्रैक्ट में जो सपोर्ट्स लेवल है वो होल्ड होते हुए दिखेंगे। ग्रेजुअली कीमतें एक बार फिर 47,000 से 47,500 तक के स्तर दिखा सकती है। तो वर्तमान लेवल से भी यहाँ लगभग 1,000 से 1,200 रुपए तक की बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ट्रेंड जो है थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। अनुज गुप्ता है झांसी से, सिल्वर का इंट्राडे का टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं भूपेश जी। इंट्राडे में सिल्वर का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बरकरार है। 62,100 का स्टॉप लॉस स्टिक इनको मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में एक बार 63,100 63,050 का हर्डल रहेगा, उसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो एक नई रैली की संभावना रहेगी, जो कि आने वाले 5-7 दिन के लिए ट्रेंड इसमें एक अच्छा खासा ट्रेंड बनेगा, जिसमें 64,200 64,700 तक के भी टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं। मनोज जी, अगले दर्शक महेश हैं हैदराबाद से। इनका सवाल है कि गोल्ड का ट्रेंड अगले एक हफ्ते तक क्या दिख रहा है, क्या बाई करके चले या सेल करके, और कहां एंट्री करें? गोल्ड का ट्रेंड जो है एक वीक में यहाँ काफी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह यहाँ पे ECB का मीटिंग है और नेक्स्ट वीक में यहाँ फेडरल रिजर्व का भी पॉलिसी मीटिंग है और दोनों ही सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे एक दायरे का ट्रेंड देखने को मिलेगा और वोलेटिलिटी काफी रहेगी। 50,770 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ 50,950 के आसपास बाय कर सकते हैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। ऊपर में 51,250 51,300 ये लक्ष्य रख सकते हैं। सुनील दिल्ली से हैं, इनका भी गोल्ड का ही आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए भूपेश जी गोल्ड में? गोल्ड में अभी भी वही बात रहेगी कि जिस तरीके से गोल्ड का ट्रेंड अभी भी आज इंट्राडे में अपने को पॉजिटिव ही समझ में आता है। नीचे में 50,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। ऊपर के टारगेट के लिए 51,300 450 तक के टारगेट अभी भी आ सकते हैं। चेन्नई से सोने और चांदी दोनों के अंदर खरीदारी करी। सोने की तो बात आपने बता दी, खरीदारी करके जानी चाहिए। मनोज जी ने भी कहा, चांदी में क्या करें भूपेश जी? चांदी का ट्रेंड, चांदी में अभी अपर बैंड पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसलिए ऊपर में 62,900 पर एक बार इसमें कोई नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। 62,900 से लेके 63,000 तक। बाकी कोई डिप आता है तब चांदी में खरीदारी करना एक बेहतर रणनीति रहेगी। दर्शक है केदार हैं महाराष्ट्र से, सोलापुर से। इनका सवाल नेचुरल गैस पर है। ये जानना चाह रहे हैं कि एक्सपायरी कहां तक होगी। मनोज जी, नेचुरल गैस की एक्सपायरी कहां तक दिख रही है? मेरा मानना है कि यहाँ पे 720 725 जो है एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा नेचुरल गैस के लिए, और वो लेवल के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो फिर एक बार लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि काफी वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं। अभी जो यहाँ पे दायरा बना हुआ है वो 640 से 720-25 का बना हुआ है। तो अपर रेंज में जब भी कमोडिटी आए एक बार लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट रखने का ही नजरिया रखना चाहिए। चलिए, आज इतने ही सवालों के जवाब दे पाएंगे, वक्त कम है। शुक्रिया मनोज जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष। नमस्कार।